हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। तो ये हमने एक और नया चैनल शुरू किया है जिसमें कि सभी पीवाईक्यूज हम ज्योग्राफी से संबंधित कराएंगे। फिर वो चाहे आपका नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर स्टेट टीजीटी, पीजीटी जो होते हैं, स्टेट सेट वगैरह एग्जाम होते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित आपको सभी पीवाईक्यूज इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पर डे आपको इस पर एक वीडियो मिलेगा। आज इसमें हम आपको कराएंगे यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसको सॉल्व कराएंगे। इसके पीवाईक्यूज हम करेंगे। अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जीएस बाई दिवाकर सर नाम से प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको कोर्स एंड बैचेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब सभी लोग चैनल को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पर डे आपको ज्योग्राफी से संबंधित एक पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा और जो पेपर होगा वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सहित आपको सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल के तट पर। ठीक है, अलेप्पी बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं और कितने बंदरगाह हैं। अलेप्पी बंदरगाह स्थित है आपका केरल के तट पर स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि कितनी है, और तथा द्वीप के जो सारे फैला हुआ जो टोटल भारत का है कितना है, वो है आपका 7,516 किलोमीटर है। इसका तट लंबा है। 13 प्रमुख जो बंदरगाह हैं तथा जो 200 हैं वो करीब छोटे बंदरगाह स्थित हैं। तो 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं? वो हैं आपके कोलकाता हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, पारादीप हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, कोचीन हो गया, तथा न्यू मंगलोर हो गया, मर्मुगांव हो गया, मुंबई हो गया, नावसेवा हो गया, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा, और हो गया आपका एन्नौर हो गया या फिर कांडला हो गया, दीनदयाल ने जो पोर्ट है, तथा 13वें नंबर पर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। ये अन्य आपके दिए हुए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। इनको आप जूम करके देख सकते हैं। आप अगर आप जूम नहीं होता है तो आप अपने यूट्यूब को अपडेट कर लें, क्योंकि जब आप यूट्यूब को अपडेट कर लेंगे तो आपको इसको कितना भी जूम कर सकते हैं, आपको आसानी से सब दिख जाएगा। आप ऐसे करके जूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक मिनट। भूमध्य रेखा से जो देशांतर की एक देशांतर की दूरी कितनी होती है? कितने? ये है आपकी 111.32 किलोमीटर एक देशांतर की दूरी मापी गई है। वो कैसे मापी गई है ये देख लेते हैं। एक मिनट। भूमध्य रेखा की जो लंबाई है कितनी है? 40,076 किलोमीटर, जिसको कि कितनी 360 देशांतर रेखाएं काटती हैं। जब हम डिवाइड करेंगे 4,076 को 360 से, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना? 111.32 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही इसमें पूछा गया था कि 1 डिग्री बराबर कितना है, तो वो है आपका 111.32 किलोमीटर है। ये इसकी दूरी रखी गई है, एक अक्षांश की दूरी रखी गई है ये। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ दिए गए आपके जो तापीय विद्युत हैं उनके नाम दिए गए हैं, तथा दूसरी तरफ आपके राज्य दिए गए हैं। तो जो राजस्थान है उसमें अंतर आता है, ये तापीय विद्युत संयंत्र है राजस्थान का। उड़ीसा में गौरीपुर, गुजरात में सिक्का तथा बिहार में बरौनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में तलचर पाया जाता है। ये अन्य देख लेते हैं। आपका अंता पाया जाता है राजस्थान में, सिक्का पाया जाता है गुजरात में, बरौनी पाया जाता है कहाँ पे? बिहार में, गौरीपुर पाया जाता है आपका असम में, और तलचर पाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है हरित क्रांति का? तो ये इसका मतलब है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम इसमें होता है। जो संकर बीज अपन देते हैं, खाद देते हैं, उसके बारे में हरित क्रांति आया था। ये कब आया था? 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जबकि इसका अभिप्राय क्या है? कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, यानी कि जो कृषि उत्पादन हम जल्दी करना चाहते हैं उसकी उपज के लिए हम उसमें संकर बीजों का या फिर रासायनिक खादों की जो नई तकनीकें उनका प्रयोग करते हैं। इसी के लिए हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था विलियम गॉड ने, और हरित क्रांति को जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग ने। ये क्वेश्चन आपका आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो हरित क्रांति थी उनके जनक किनको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसमें? भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका असर्सन रीजन में सवाल आ जाता है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, क्यों है ये?
तो इसका रीजन दिया गया है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू इंग्लैंड है इसीलिए औद्योगिक प्रदेश है क्योंकि वहाँ पे जो औद्योगिक कच्चा माल है और परिवहन है उसकी सुविधा अच्छी है। इसी के कारण जो न्यू इंग्लैंड है वो एक विश्व का अच्छा औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं इसके बारे में। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर क्या है, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की अच्छी सुविधा विकसित होती है। न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहली सूती मिल जो हुई थी 1790 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1790 में। सन 1920 में यहाँ पर जो यूएसए का 52% सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित था। कितना था? यूएसए का टोटल 52% था, जो घटकर मात्र कितना रह गया? 15% रह गया। न्यू इंग्लैंड प्रदेश गत्यात्मक है। गत्यात्मक उद्योग का कैसा एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है क्योंकि यहाँ के सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र उद्योग का स्थान अब किसने ले लिया है? धातु मशीनरी तथा रासायनिक छपाई उद्योग ने ले लिया है। ठीक है, जो डोकलाम पठार के त्रिसंगम पर स्थित स्थल है वो कौन सा है? डोकलाम कौन कौन से त्रिसंगम है, कौन कौन से देश हैं? तो वो हो गए आपके भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। इनके त्रिसंगम पर स्थित है, इसको बोला जाता है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार के बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो ये डोकलाम पठार है भारत, चीन तथा भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है, जिसकी भारत के नाथुला दर्रा, कौन सा है ये? नाथुला दर्रा। ये आप हमें कमेंट में बताएं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। मात्र कितनी है? 15 किलोमीटर है। चुंबी घाटी में स्थित जो डोकलाम सामरिक दृष्टि से भारत और चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी घाटी में स्थित है ये? तो यह आपका चुंबी घाटी में स्थित है। ये साल 1988 और 1998 में भूटान और चीन के बीच समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? भूटान और चीन के बीच में, कि दोनों देश डोकलाम में शांति बनाए रखेंगे। क्या रखेंगे? शांति बनाए रखेंगे। किसके लिए बोला गया था ये? चीन और भूटान के लिए। जो फिलहाल डोकलाम है उसमें भारत और चीन के मध्य में क्या चल रहा है? एक विवाद का स्थल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके जलोढ़ पंख और घाटी के तल पर आपके प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप जो है कहाँ पे ये दिया गया है आपका जलोढ़ पंख तथा घाटी के तल में पाए जाते हैं। ये नदियों के तली में खनिजों के अवसाद के रूप में निक्षेपण, जो नदियों की तली होती है जब बह के आती है नदी अपने साथ में, तो ये पानी नहीं लेके आती, पानी के साथ में कई सारे अवसाद अपने साथ में लेके जाती है, जिन्हें वो निक्षेप कर देती है एक जगह पर। उन्हें प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। प्लेसर निक्षेप निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि जलोढ़ प्लेसर हो जाएंगे, समुद्र तट प्लेसर हो जाएंगे, समुद्र के तट पर भी आती हैं, या फिर पैलियो प्लेसर्स हो जाएंगे। कई सारे प्रकार के होते हैं। ये निक्षेप क्या है? प्राचीन नदी चैनल जो सूखी घाटियों, समुद्र तट तथा तटों की रेत में आसपास के जल निकायों में पाए जाते हैं। ये निक्षेप मुख्य रूप से क्या होता है? सोना मिल सकता है इनमें, मैग्नेटाइट होता है, मोनाजाइट होता है, जिरकॉन होता है, रूटाइल होता है। इस तरह के अयस्क आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे उन निक्षेप में, क्योंकि नदियों में क्या है, कई सारे निक्षेप अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है प्लेसर निक्षेप। ग्राविन उत्पन्न होता है। ग्राविन किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका भ्रंशन के कारण, फॉल्ट के कारण आपका ग्राविन उत्पन्न होता है। ग्राविन होता क्या है? तो जैसे कोई भूमि है, ये आपकी भूमि है, लेकिन इसमें कभी ये हुआ ऐसा कि एक दोनों तरफ का ये पार्ट उठा रह गया और बीच का भाग क्या हुआ? ये धंस गया। तो ये जो धंसा हुआ भाग है इसी को बोला जाता है आपका ग्राविन। ये बोला गया इसमें भ्रंशन की एक क्रिया द्वारा उत्पन्न लिफ्ट घाटी, यानी कि जो लिफ्ट घाटी होती है या फिर दरार घाटी, एक महत्वपूर्ण स्थला करती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच के भाग क्या होता है? नीचे धंस जाता है। जो बीच का भाग होता है ना, वो नीचे धंस जाता है और बेसिन तथा घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे बोला जाता है कि लिफ्ट घाटी या फिर ग्राविन, इसको बोला जाता है। जो संसार की सबसे बड़ी या फिर लंबी जो घाटी है वो है आपकी जॉर्डन नदी में है। कहाँ पर? ये जॉर्डन नदी में से जो लाल सागर के बीच में है होती हुई जाम्बेजी नदी तक, अर्थात 4800 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। नेक्स्ट दिया है आपका महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई थी, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो महाद्वीप तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन किया गया था। ठीक है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज हुई थी, ये भी ठीक है। और इसमें पूछा गया है पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन हुआ था,
या फिर इसमें सागरीय तल का प्रसार के प्रमाण मिले थे। तो ये सभी आपकी किससे संबंधित है, ये महाद्वीपीय विस्थापन से ही संबंधित है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 आपके 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की पुष्टि के लिए 1964 में जो बुलर्ड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर दोनों तटों को जोड़ने का एक मानचित्र तैयार किया। अटलांटिक महासागर आपने देखा होगा, उसके जो दोनों तट थे उनको जोड़ने का उन्होंने मानचित्र तैयार किया। तटों का यह साम्य बिल्कुल कैसा हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। जो तट मिलाए तो वो मिल गए। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता पाई गई। इसमें संबंधी नई खोज हुई थी। इसमें पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन जो किसने किया था, हैरी एस ने किया था। कौन सा सिद्धांत था इनका, सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत था हैरी एस का था, उससे प्रस्तुत हुआ। तथा टिलाइट प्लेसर निक्षेप जीवाश्मों का वितरण तथा आदि महाद्वीपीय जो प्रवाह सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किया। जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया था, ये दिया था 1912 में। यह सिद्धांत महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से संबंधित ही था। तो इन सभी से ये निश्चित होता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन प्रमाण की पुष्टि हुई है, इन सब में ये शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था। तो ये कथन आपका कहा था बाइडल डी ला ब्लॉस ने कहा था। इन्होंने बोला था कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यह कथन फ्रांस के जो बाइडल डी ला ब्लॉस थे, कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। ये संभववाद के संस्थापक इनको बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि संभववाद के संस्थापक कौन है, तो वो है आपके बाइडल डी ला ब्लॉस। ब्लॉस ने मानव विकल्प यानी कि चॉइस तथा क्रिया यानी कि एक्टिविटी को क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण स्थान किसको दिए थे मानव के लिए, चॉइस दिया था और एक्टिविटी दी थी। उनके अनुसार मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी स्तर पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, मानसिक तथा सामाजिक और प्रौद्योगिकी स्तर पर निर्भर करता है। संक्षेप में उन्होंने कहा था मानव की छांट उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है, यानी कि किस तरह की वो संस्कृति में रह रहा है, किस तरह की संस्कृति वो देख रहा है, उसी के अनुसार मानव की छांट होती है, यानी कि उसी के अनुसार मानव की पहचान होती है। जो फ्रांसीसी विद्वान थे लुसियन फेब्रे, उन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक दी थी जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, नाम याद रखेंगे। लुसियन फेब्रे की बुक है जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इन्होंने संभववाद जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग किया संभववाद शब्द का। तो शब्द का प्रयोग किया था आपका लुसियन फेब्रे ने, और इनकी जो संकल्पना दी थी, संस्थापक बोला जाता है, किसको बोला जाता है, वो दिया जाता है आपका बाइडल डी ला ब्लॉस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का सही वर्गीकरण है, तो वो है आपका सर्वसुलभ यानी कि यूबिक्विटीज, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। तो इसमें मतलब होता है सर्वसुलभ जो कि सभी जगह पाई जाती है, सामान्य सुलभ जो कि किसी किसी जगह पर पाई जाती है, दुर्लभ जो होती है कि बहुत ही रेयर जगह में ये मिलती हैं आपकी। इनको और देख लेते हैं आप। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या सर्वसुलभ होता है, सामान्य सुलभ होता है, दुर्लभ होता है। जिम्मरमैन थे, जिम्मरमैन ने आपका उपलब्ध तथा वितरण के आधार पर मानते हुए संसाधनों को कितने 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भाग कौन कौन से थे, वो थे आपके सर्वसुलभ, जैसे कि ऑक्सीजन सभी जगह पाई जाएगी, नाइट्रोजन आपकी सभी जगह देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको महसूस करने को मिल जाएगी। सामान्य सुलभ जैसे कि कृषि योग्य भूमि की किसी इस पर जगह होती है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि होती है, हमें पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती है, या कि वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे बंजर भूमि है, वहाँ पे आपकी फसल नहीं हो सकती है, तो वो होगी आपकी सामान्य सुलभ। विरल संसाधन जैसे कि होता है मिट्टी, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, टिन हो गया, ये कैसी होती हैं, ये किसी स्पेसिफिक जगह पर ही मिलती हैं। जैसे कि आपको कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ पे आपको सोना वगैरह खूब अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूपी में आओगे तो यहाँ पे आपको सोना वगैरह नहीं मिलेगा। तो हो जाएगी एक विरल संसाधन या फिर दुर्लभ संसाधन हो जाएगा, ये इसमें बोला गया। जिम्मरमैन ने और लिखा था, जिम्मरमैन और मिचेल ने ये भी लिखा था जो मनुष्य का ज्ञान है वही संसाधन है। जिम्मरमैन ने एक और आपका दिया था थॉट कि संसाधन उतना ही गत्यात्मक है जितना कि मानव की सभ्यता, ये उतना ही चलता है जितना मानव की सभ्यता चलती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपके,
उनमें सही देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल पर ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। तो ये आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर सूर्य नहीं निकलता है तो जिस दिन कोहरा होता है और सूर्य ना निकले तो वो कोहरा पूरा दिन छाया ही रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सूर्य की हमें झलक देखने को मिल जाती है तो कोहरा कई हद तक कम हो जाता है। और अगर सूर्य पूरा निकल आता है तो कोहरा पूरा ऊपर की ओर चला जाता है, यानी कि वो हट जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड में दिया गया आपका कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल का कोहरा उत्पन्न होता है। तो ये भी आपका सही है, विकिरण के कारण ही आपका जो शीतलन होता है उसमें ही उषा काल कोहरा उत्पन्न होता है। तो एक और दो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में जो कोहरा उत्पन्न होता है, जैसे ही सूर्योदय होता है धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है, कोहरा ऊपर उठता है। कथन एक और दो दोनों सही हैं। लघु जल से जो शिखरा होती है परिपूर्ण कोहरा का एक प्रकार का बादल होता है जो कि सामान्य बादलों के कैसा होता है, विपरीत होता है, उसके समीप पाया जाता है तथा धरातल की अदृश्यता के लिए कैसा होता है, ये जिम्मेदार होता है। यदि बादलों का निर्माण गर्म हवा के ऊपर उठकर फैलने तथा ठंडी हवा के होने के कारण होता है तो कोहरे का सृजन होता है। इसमें बोला गया कि अगर जो बादल है उसका निर्माण क्या हुआ है, गर्म हवा ऊपर उठी है तथा जो ठंडी हवा है वो नीचे आई है, उसके कारण अगर बादल बना है तो कोहरा हो जाता है। जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो वहाँ पे फॉग बनता है, कोहरा बनता है। इसमें क्या है, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। यही बोला गया कि इसमें ठंडी और जब गर्म वायु राशि मिलती है तो वहाँ पे कोहरा बन जाता है। जब 2 किलोमीटर की जो स्थित वस्तुएं होती हैं दृष्टिगत होती हैं तो कोहरा को क्या बोला जाता है, कुहासा बोला जाता है। यानी कि 2 किलोमीटर की जो वस्तु होगी वो नहीं दिखाई दे रही है तो उसको बोला जाएगा कुहासा। क्रॉल बस्ती किससे संबंधित है, तो क्रॉल बस्ती संबंधित है आपकी मसाई जनजाति, यानी कि जो मसाई जनजाति जिस जगह पर रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं उसको बोला जाता है क्रॉल बस्ती। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी बस्तियों के बारे में दिया गया है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के कहाँ पे, कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा में निवास करने वाली कैसी जनजाति है, एक पशुचारक जनजाति है। कौन सी है, पशुचारक है। इनमें क्या है, मेडिटेरियन तथा नीग्रोइड प्रजाति के शारीरिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। मसाई जनजाति की बस्ती को क्या बोला जाता है, क्रॉल बोला जाता है। अन्य दिया गया मानव के आवास जहाँ पे वो लोग रहते हैं, युर्त में रहते हैं कौन, किर्गिज तथा किर्गिज रहते हैं। इग्लू बोला जाता है, इग्लू ये बर्फ का घर बना के रहते हैं। इग्लू इनमें कौन रहता है, एस्किमो। मोगुलस बोला जाता है, ये किस में रहते हैं, पिग्मी रहते हैं मोगुलस में। और तिपी में रहते हैं रेड इंडियंस, यानी कि जो कहाँ पे पाए जाते हैं आपके यूएसए में। ये देखिए आपको मसाई का घर देखने को मिल जाएगा। भेड़ पालते हैं, झुंड में रहते हैं, पालतू जानवर रखते हैं और ये उनका एक घर होता है मसाई का, इसको बोला जाता है क्रॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में धान उत्पादन देशों में सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसका सही अवरोही क्रम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है चीन में, चीन के बाद में होता है भारत में, भारत के बाद में आपको इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाद में यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका बना हुआ है कौन, चीन, सेकंड पे आपका भारत हो जाएगा। विश्व में धान उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनके आंकड़ों ने दिया था, आंकड़ों के अनुसार चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा तथा वियतनाम हो जाएगा। ये आपके 5 हो गए मेन, इनको याद रखेंगे। अवरोही क्रम में दिया गया है। चावल कैसी है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है ये, उष्णकटिबंधीय फसल है, जबकि इसकी जो कृषि होती है मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। चावल की कृषि के लिए जो औसत तापमान है वो कितना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का ये इसमें तापमान चाहिए। वार्षिक वर्षा इसके लिए कितनी चाहिए, 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की इसमें वार्षिक वर्षा चाहिए, जो कि कैसी होनी चाहिए, नियमित रूप से होनी चाहिए। तथा उपजाऊ मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। सस्ता श्रम आवश्यक है इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें सस्ता श्रम चाहिए। जो मानसूनी प्रदेश की जलवायु चावल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। मानसूनी प्रदेश माना जाता है, जलवायु वहाँ की सबसे अच्छी मानी जाती है चावल की कृषि के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिव समुद्रम जो जल विद्युत गृह स्थापित है वो कहाँ पे है आपका, ये है आपका कर्नाटक में। 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, ये 1902 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था,
कावेरी नदी पर राज्य कौन सा था? आपका कर्नाटक। ठीक है। यह देश का कौन सा दूसरा जल विद्युत उत्पादन केंद्र था? भारत का पहला कौन सा था? पहला जल विद्युत संयंत्र था 1897 में, ये दार्जिलिंग में खोला गया था। 130 किलोवाट क्षमता की इसमें ऊर्जा स्थापित की गई थी। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना? ये की गई थी आपकी 1975 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता से संपन्नता है? तो वो कौन सा प्रदेश है जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है? तो वो मिलती है आपकी उष्ण प्रदेश में, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। जैव विविधता पृथ्वी पर कैसे समान रूप से वितरित नहीं होती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। किसकी तरफ बढ़ती है? भूमध्य रेखा की तरफ ज़्यादा होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? गर्म जलवायु, वहाँ की अधिक वर्षा होती है, पादप तथा प्राणियों के लिए विकास के वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। वहाँ पे क्या है? पर डे वर्षा होती है, खूब सारे वृक्ष होते हैं खाने के लिए, उनके पादप और प्राणियों के लिए अनुकूल दशाएं वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। युर्त किस प्रजाति का घर है? तो अभी हमने आपको बताया था युर्त आपका किसका घर है? ये आपका हो है खिरगीज का। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। खिरगीज जनजाति मध्य एशिया के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये मध्य एशिया में है। इसके प्रांत का नाम है किर्गिजिया। सहस्त्र जो वर्षों तक खिरगीज लोग चलवासी पशुचारण का जीवन व्यतीत करते थे। कैसा थे ये? चलवासी पशुचारण करते थे। ये लोग स्टेपी क्षेत्र में निवास करने वाले खानाबदोशी पशुपालक हैं। कैसे हैं? स्टेपी प्रदेश में रहते हैं। ये जो स्टेपी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रहते हैं, खानाबदोश हैं ये। और खिरगीज के आवास को यानी घर को बोला जाता है युर्त। ठीक है। विटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था? विटलेसी ने किया था आपके टोटल 13 रीजन दिए थे। 13 रीजन में उन्होंने विभाजित किया था बृहत क्षेत्रों में। उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं 13। सर्वप्रथम जो 1936 में विटलेसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। किस में विभाजित किया था? कृषि प्रदेशों में। फसल तथा पशुओं के सहचर्य, भूउपयोग की गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन, विपणन, मशीनीकरण का स्तर, कृषि संबंध भवन तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार एवं संयोजन जैसे 5 आधारों का उन्होंने प्रयोग करते हुए विटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। 13 कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला दिया था उन्होंने चलवासी पशुपालन, दूसरा दिया था उन्होंने व्यापारिक पशुचारण, थर्ड पे दिया था स्थानांतरित कृषि, फिर आदिम स्थानांतरित कृषि, चावल प्रधान जीविकोपार्जन कृषि, चावल विहीन सघन जीविकोपार्जी कृषि, वाणिज्यिक रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्य कृषि या फिर वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि एवं विस्तृत उद्यान कृषि। ये उन्होंने 13 रीजन दिए थे कृषि से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहा जाता है? संपन्नता का झरना स्रोत कहा जाता है आपके खनिज तेल को। इनको संपन्नता का झरना स्रोत कहा जाता है क्योंकि जिस देश के पास में खनिज तेल है, उसका भंडारण है, तो वो संपन्न देश माना जाता है। खनिज तेल को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेल ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। जो तेल था ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत बना था तेल, और विश्व की राजनीतिक गतिविधियों के मध्य पूर्व देशों का बहुत महत्व अधिक हो गया था। यह स्थिति यह है कि अरब राष्ट्रों के हाथ में खनिज तेल आश्चर्यजनक भू राजनीति हथियार है, यानी कि उनके हाथ में क्या है कि भू राजनीति, यानी कि जो पृथ्वी राजनीति है, यानी कि अपने हाथ में लैंड राजनीति के पॉलिटिक्स के रूप में ये हथियार लिए हुए बैठे हैं। कौन? अरब राष्ट्र, जिसके द्वारा वे शक्ति प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके पास में क्या है? खनिज तेल के उनके पास में भंडारण है, उनके पास में ज़मीन ऐसी है कि वहाँ पर खनिज तेल बहुत अधिक है। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो पिट्सबर्ग है आपका यूएसए में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से उत्तर पूर्व में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग आधा लोहा एवं इस्पात यहीं से तैयार किया जाता है, यानी कि कितना बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका 50% जो लोहा है वो यहीं से तैयार किया जाता है। कहाँ से? पिट्सबर्ग से। इस औद्योगिक क्षेत्र को कोयला अपलेशियन क्षेत्र एवं लो अयस्क मेसाबी रेंज से प्राप्त होता है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसको अपलेशियन क्षेत्र से, और लो अयस्क प्राप्त होता है मेसाबी रेंज से, यहाँ से प्राप्त होता है लो अयस्क।
तथा ओहियो नदी प्रणाली से इसको क्या बोलता है, जल तथा परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। कौन सी नदी से मिलती है, ओहियो नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का कैसा वाणिज्यिक उत्पादक है, इसीलिए अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो सही से एक्सप्लेनेशन हो रहा है ए का। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गुजरात 120 कारखानों सहित देश का 7.5% सूती धागा तथा 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार करता है। गुजरात का अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जहां पर राज्य की कितनी 67 मिलें हैं, कितनी है 67 मिलें हैं। अहमदाबाद को पूरब का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के उद्योग के विकास के प्रमुख कारण इसका कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थिति, आर्द्र जलवायु तथा सस्ती जल विद्युत, श्रम एवं कांडला बंदरगाह से निर्यात की सुविधा है। इसके कई कारण हैं जिसके कारण कि जो अहमदाबाद है वो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख बना हुआ है। उसमें क्या क्या होता है आपका कि आर्द्र जलवायु वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सस्ती श्रम जल विद्युत मिल जाएगी, श्रम एवं कांडला जो बंदरगाह है वो वहीं पे है, उससे क्या निर्यात वो आसानी से हो जाता है। इसके यही कारण है कि जो अहमदाबाद है वो भारत का मैनचेस्टर बना हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख बना हुआ है। मुंबई को भारत का काटनोपोलिस के तथा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको कानपुर को। और मुंबई जो भारत का काटनोपोलिस कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को। ये आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो एकाकी ग्रामीण बस्तियां आपको देखने को मिलेंगी सह्याद्री के उच्च भागों पर, आपको एकाकी ग्रामीण बस्तियां देखने को मिलेंगी। इसके देख लेते हैं, एकाकी ग्रामीण बस्तियां सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों तथा पहाड़ियों के पगडंडियों के किनारे होता है। किन पर, सड़कों पर होता है, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी जगह होती है, उसके पगडंडियों के किनारे होता है। भूगोल में बस्तियों के पदानुक्रम शब्दावली को प्रस्तावित एवं विकसित करने का जो श्रेय गया था, सबसे पहले गया था किसको, वॉल्टर कैस्टॉलर को। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंटर प्लेस थ्योरी इसको कहा जाता है। ये कब दिया था इन्होंने, 1933 में, जिन्होंने बस्तियों के पदानुक्रम संबंधित सिद्धांत दिया था। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी निग्रोइड प्रजाति से। ये देख लेते हैं, बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति का संबंध निग्रोइड प्रजाति से है। बुशमैन काला आरी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके काला आरी मरुस्थल में। जबकि जो हॉटेनटॉट मुख्यतः कहाँ पे हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का गोरा और पीला होता है, भूरा होता है। बुशमैन जो है बांटू के मिश्रण से बनते हैं, बुशमैन एवं बांटू के मिश्रण से जो बनते हैं उनको बोला जाता है हॉटेनटॉट। गिफ्फिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था, टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का। इस सिद्धांत को कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका गिफ्फिथ टेलर के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो वो कौन सी झील है जो मृत सागर द्वारा निर्मित हुई है, तो वो है आपकी भ्रंश घाटी। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित झील है। यह रिफ्ट घाटी की ऐसी महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसकी तली सागर तल से कितनी है, 866.33 मीटर नीचे है। जबकि इस स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर लंबाई तक इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग क्या होता है, धंस जाए, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को बोलते हैं क्या, रिफ्ट घाटी। मृत सागर जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य स्थित है। ये क्या स्थित है, मृत घाटी आपकी जो मृत सागर है किसके बीच में स्थित है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। रिफ्ट घाटी बनती कैसे है, जब कोई एक भाग नीचे धंस जाए तथा दूसरे भाग जो दो भाग हैं वो ऊपर उठे रहें, या तो ये दोनों भाग ऊपर उठ जाएं या फिर ये भाग नीचे धंस जाए, तो इसके कारण जो बनती है उसी को बोला जाता है आपका रिफ्ट घाटी। जो रिफ्ट घाटी में बहती है वो कौन सी है, मृत सागर आपका रिफ्ट घाटी में बहता है। किस किस के मध्य है, आपका जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद का जनक कहा जाता है आपका, एक मिनट, लुसियन फैब्रे को आपका संभववाद का जनक कहा जाता है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फैब्रे ने किया था, जबकि संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक कौन थे? बाइडल डी ला ब्लॉस थे, लुसियन फैब्रे थे, जीन ब्रून्स थे, ईसाई बोमैन थे तथा कार्ल सावर थे। ये सभी किससे संबंधित थे? संभववाद से संबंधित थे। इनको आप अपने एक नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है कि कौन संभववाद से संबंधित है या कौन संबंधित नहीं है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इनको लिखते जाएं। संभववादी विचारधारा का जन्म एवं विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? हुआ था फ्रांस में। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी विचारधारा कहा जाता है। संभववाद की विचारधारा का सिद्धांत यह है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावना प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपने ज्ञान द्वारा उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है और चाहे नहीं कर सकता। ये इसमें संभववाद में बोला गया था। संभववाद मानव को क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ मानता है और प्रकृति पर्यावरण को नहीं मानती है। इसमें मानव को श्रेष्ठ माना गया तथा प्रकृति पर्यावरण को इसमें श्रेष्ठ नहीं माना गया। इसमें संभववाद याद रखिएगा क्या आता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है, विपुल यानी कि जो अधिक, लार्जेस्ट है, वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। भारत का दुग्ध उत्पादन विश्व का प्रथम स्थान जो है वो भारत में जो है दूध का स्थान पहले नंबर पर है भारत आपका। और भारत में जो राज्य है वो है आपका पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। देश का 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद में आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में हो जाएगा गुजरात। ये आपके अन्य राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य शीर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास में सही क्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कृषि नगरीकरण, भोजन संग्रह। ये ऐसा नहीं होगा आपका भोजन संग्रह, फिर उसके बाद में इंसान औद्योगिक करेगा, फिर उसके बाद में कृषि करेगा, ये भी नहीं होगा। कृषि करेगा, फिर उसके बाद में भोजन संग्रह करेगा, उसके बाद नगरीकरण करेगा, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका भोजन संग्रह करेगा, पहले इंसान पहले अपनी पेट का साधन देखेगा, फिर उसके बाद में कृषि को भी देखेगा, उसके बाद में वो आपका औद्योगिकरण करने लग जाएगा। ये इसका सही है आर्थिक क्रियाकलापों का। आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव विकास का क्रम भोजन संग्रह से कृषि तथा कृषि से पूर्ण विकास से औद्योगिक विकास तक हुआ है। वास्तव में प्रगतिशील मानव समाज ग्रामीण खेतीहर तथा अशिक्षित अवस्था से उचित करके नगरीय औद्योगिक एवं शिक्षित अवस्था की ओर अग्रसर ये हुआ है। एक बुक पूछी गई थी, अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपकी एडू टॉयट ने। इसको आप अपने नोट जो भी नोट्स हैं आप एक क्लिप बना रहे हैं उसमें आप इसको नोट करते जाएं, जिसमें बुक जो भी है वो सब लिखते जाएं। आप पर डे इनको रिवाइज करें, क्योंकि बुक से क्वेश्चन भी आते हैं और बुक भी ऐसी नहीं है कि जो 2-4 आपको याद कर ली उनसे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बुक आपको अच्छी खासी याद करनी पड़ेंगी, तो नोट्स बनाते जाएं। अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट जो हमारे भ्रमणशील महाद्वीप हैं, इस बुक को किसने लिखा था? अलेक्जेंडर टू टॉयट ने लिखा था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ था, ये किसके कारण हुआ था? तो ये इसका निर्माण हुआ था डाउन फॉल्टिंग, अधःभ्रंशन के कारण इसका निर्माण हुआ था। गारो राजमहल बिदर का निर्माण अधःभ्रंशन के द्वारा हुआ था। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में कैसा? प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग है। जो उत्तर पूर्वी पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट में उत्तर दिशा में खिसकने के कारण जो राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच भ्रंशन होने के कारण यह क्या हो गया था? अलग हो गया था। बाद में नदियों के जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार इसी कारण मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग हैं। इसमें निवास करने वाली जनजातियों के नाम कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। 3 भागों में उन्हें बांटा गया है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ ये आपके मेघालय में पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, किसका भाग है ये? तो ये भाग है आपका प्रायद्वीप पठार का, पाई जाती हैं आपकी मेघालय में, पूर्वी भाग है ये। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर दोनों के किनारों पर होता है? तो कौन सी जो बस्तियाँ, मतलब किसका विकास होता है? तो वो होता है आपका लीनियर, उनको बोला जाता है, रेखिक होता है उनका विकास। रेखीय या फिर रेखाकार रिबन प्रतिरूपण विकास किसी सड़क,
रेल नहर नदी के किनारों पर होता है। यहाँ से कोई सड़क जा रही है, ये कोई सड़क है आपकी, चली गई ये सड़क यहाँ से ऐसे, इसके आपके क्या रेखीय रूप में लीनियर एस्पेक्ट में यहाँ पे बस्तियाँ बसने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया था। ऐसे ही आपका जो रेल की पटरियाँ हैं, रेल की पटरियाँ आप ट्रैवल करते होंगे, देखते होंगे कि यहाँ से रेल की पटरियाँ निकल रही हैं, रेल की पटरियाँ निकल गई। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी दूर में जाके बसाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटियों के किनारे तथा प्राय रेखीय बस्तियां कैसे देखने को मिलती हैं। रेखाकार या रेखीय प्रतिरूप को लंबवत डोरी प्रतिरूप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डोरी प्रतिरूप भी बोला जाता है। ये अन्य नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इनको ऊटपटांग क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के मोरधार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। दक्षिण अमेरिका का मोरधार पहाड़ कौन सा है, सबसे फेमस है, कौन सा है वो दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है, वो है आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला नवीन मोरधार पर्वत है, कैसा है ये, नवीन है। यह विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर की जो लंबी पर्वतमाला है, इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच है। एकांकोगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकोगुआ। लंबाई इसकी कितनी है, 6960 मीटर इसकी लंबाई है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित है जो एंडीज पर्वत है, इसके दक्षिणी भाग में स्थित है कौन, एकांकोगुआ। उत्तरी भाग में चिम्बाराजो है और कोटोपैक्सी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, 5900 मीटर। ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी, एंडीज की। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा रबर का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो रबर आपके थाईलैंड में देखने को मिल जाएगी, मलेशिया में होता है इसका पौधा, इंडोनेशिया में होता है, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होता है। क्या कारण है इसका देख लेते हैं। रबर कैसा पौधा है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका स्थान, जो जन्म स्थान है, वो कहाँ पे माना जाता है, अमेजन नदी घाटी को माना जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का इसमें तापमान चाहिए। वर्षा इसके लिए हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की 99% जो प्राकृतिक रबर है वो कहाँ से मिलती थी, अमेजन बेसिन तथा जायरे बेसिन से उत्पादित होती थी। परंतु वर्तमान में विश्व की 99% रबर का उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया से। विश्व के प्रमुख रबर उत्पादक राज्य देश कौन कौन से हैं, वो हैं आपके थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा तथा भारत हो जाएगा। ये आपके कैसे हैं, प्रमुख रबर उत्पादक राज्य हैं, जबकि ब्राज़ील आपका रबर उत्पादक राज्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाल वृत्तियों से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सिद्धांत नहीं है। डार्विन का जो अवतलन सिद्धांत था, ये आपका प्रवाल वृत्ति से ही संबंधित था। डेविस का जो सिद्धांत था वो आपका स्थल रूप से संबंधित था, ये आपका प्रवाल वृत्ति से संबंधित नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मर्रे का स्थान जो दिया था, मर्रे का स्थिल स्थल थ्योरी, ये दिया था आपका मर्रे ने, किसके लिए था, प्रवाल के लिए था। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये भी आपका प्रवाल से संबंधित था। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका बी। चलिए और देख लेते हैं, ये आपके दिए हैं सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत दिया था डार्विन ने, स्तर स्तर सिद्धांत दिया था आपका मर्रे ने, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था डेली ने। जो सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपवर्तन प्रक्रम के द्वारा प्रभावित होता है तथा आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ये दिया था इन्होंने, आकृति स्थलखंड से संबंधित दिया था डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपका तापीय संकुचन दिया था जेफरीज ने। जेफरीज महोदय ने पर्वतों के निर्माण के लिए, किसके लिए दिया था, ये पर्वतों के निर्माण के लिए तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो पृथ्वी के संकुचन के इतिहास पर आधारित है। और कौन कौन से सिद्धांत है उन्हें देख लेते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत से संबंधित। तो भूसन्नति सिद्धांत दिया था आपका कोबर ने, तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था जेफरीज ने, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था डेली ने, संबंध तरंग सिद्धांत दिया था होम्स ने, और रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था आपका जॉली ने। ये किससे संबंधित है, सभी सिद्धांत संबंधित है आपके पर्वत निर्माण से। तो ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ जो सिद्धांत दिया जाए और उनके भूगोल वेत्ता पूछे जाए,
ऐसा ही नहीं है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है, जैसे कि अभी आपका प्रवाल से संबंधित सिद्धांत पूछे गए थे। ठीक है, इसमें आपको चारों सिद्धांत पता होंगे, तभी आप उनमें से एक का टिक सही से कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सन 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 15 देशांतर यानी कि 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया। 15 जो देशांतर है उसके बराबर रखा गया था 1 घंटे को। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि 180 देशांतर के सहारे की जाती है। हेक्टोपास्कल जो मापने की इकाई है वो किसकी है? तो वायु दाब को आपका हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। और किस किस को किस में मापा जाता है? वायु दाब को हेक्टोपास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस में मापा जाता है? उसको मापा जाता है आपका डॉप्सन में। और सौर विकिरण को मापा जाता है आपका वाट प्रति मीटर में मापा जाता है। आपका किसको मापा जाता है? सौर ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसून की उत्पत्ति हुई थी। मानसून की उत्पत्ति आपकी अरबी भाषा से देखने को मिलती है। किससे मिलती है? अरबी भाषा से हुई थी। भारत की जो जलवायु मानसूनी कहा जाता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसम परिवर्तन से है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? गतिक संकल्पना दी थी आपकी फ्लोन ने, तापीय संकल्पना दी थी आपकी हेले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपका? पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकाव होना। आप सभी जानते होंगे कि जो पृथ्वी अपनी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी कारण क्या है, वहाँ पर दिन रात बराबर नहीं है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी होना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो आप देखोगे ये आपकी पृथ्वी है, ये हो गया आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत हो गया आपका, और ये होगी आपकी मकर रेखा। तो जो सूर्य है आपका वो इन्हीं के बीच में चलता रहता है। इसी के कारण क्या है, क्यों ये इनके बीच में क्यों चलता रहता है? क्योंकि पृथ्वी हमारी कितनी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण सूर्य इन्हीं के मध्य चलता रहता है, गति करता रहता है। तो इसके कारण क्या है, जो दिन और रात हैं वो बराबर नहीं होते हैं। अर्थात जो यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में रहता है तथा 6 माह कहाँ पर रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। सूर्य तब वहाँ पर प्रदान करता है। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो परिक्रमण गति के कारण न होने पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान अवधि की यानी कि 12-12 घंटे के होते, अगर वो अपनी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अगर झुकी न होती तो। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सभी आपकी किससे संबंधित है? ये सभी आपके हरित क्रांति के अंतर्गत आती हैं। जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित थी? कृषि क्रांति से संबंधित थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है जो कि कृषि क्रांति से संबंधित नहीं हो। चलिए इसको देख लेते हैं। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के विलियम गॉड ने खाद्य फसलों की पैदावार में हमारी इस क्रांति को प्रगति को हरित क्रांति का नाम दिया था। किसने नाम दिया था? हरित क्रांति में नाम दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब अधिक उत्पादकता के जरिए उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि अधिक उत्पादन, हम अपनी एक छोटी सी ज़मीन है वहाँ पे उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने जो बीज है, खाद्य, उनका अधिक प्रयोग कर रहे हैं, उसका जरिए उत्पादन का जो वृद्धि है वो मार्ग प्रशस्त है, यानी कि हम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी इन्होंने इसका नाम दिया था। 1966 से 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीजों, खाद, सिंचाई, आधुनिक संयंत्र और उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में जाना गया था। इनमें सभी क्रांतियों को समाहित किया गया था। जो नई कृषि आई थी, हरित क्रांति आई थी,
उनको नाम दिया गया था क्या, इंद्रधनुषी क्रांति, जिसमें सभी क्रांति कौन कौन से लिए गए थे, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से थी, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी, लाल क्रांति टमाटर मांस से संबंधित थी, भूरी क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित थी, रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गे से संबंधित थी, उनको पालन को बढ़ावा देने से संबंधित थी। यानी कि इसमें सभी तरह के जो कलर थे इंद्रधनुष में, जैसे कि 7 कलर होते हैं, उस तरह से उन्होंने कलर के आधार पर क्रांति लेके आए और तथा अलग अलग उनको नाम दिए थे। पीतवामन किसे कहा जाता है, पीतवामन आपका कहा जाता है येलो ड्वार्फ, ये कहा जाता है आपका सूर्य को। जो पीतवामन है सूर्य को कहा जाता है। किसी भी तारे के रंग को हम उसके तापमान को याद कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का रंग कैसा है, पीला है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पीतवामन बोला जाता है। ठीक है, ये आपके अन्य तारों का रंग दिया गया है तथा उनका जो तापमान दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। कपास उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका गुजरात। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कपास उष्ण क्षेत्र की उपज है, कैसे क्षेत्र की है, आपकी उष्ण क्षेत्र की उपज है। कपास के उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का तापमान चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा चाहिए, पर्याप्त धूप भी चाहिए। 200 दिन मतलब लगभग आपके 6 महीने के करीब, 6 से 7 महीने के करीब आपको पाला रहित इसमें मौसम चाहिए। उपजाऊ काली मृदा इसमें चाहिए, कैसे चाहिए, काली मृदा इसके लिए आवश्यक है। सस्ते श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। भारत में कपास के उत्पादन के लिए जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात है जो कि प्रथम पर है, तेलंगाना आपका सेकंड पर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका थर्ड पर हो जाएगा। ये आपके हो गए किससे संबंधित राज्य हो गए, कपास से संबंधित राज्य हो गए, इनको आप देख सकेंगे। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, इसको क्या था, जो माध्यमिक शिक्षा थे उनने थे अपने पेपर से इसको आउट कर दिया था, इसको क्वेश्चन माना नहीं था, जिसने किया था या नहीं किया था उसको नंबर मिले थे इसके। तो इसका अवरोही क्रम पूछा था, जो होगा अगर इसमें माना जाएगा तो ए माना जाएगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन इसमें गैबन होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, जो मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम में 2019 में जो डेटा आया था उसके अनुसार पहले नंबर पर आपका दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, दूसरे पर आपका गैबन आ जाएगा, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया तथा फोर्थ पर चीन आ जाएगा, फिफ्थ पर भारत आ जाएगा। तो मैग्नीज एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लोहा इस्पात यानी कि स्टील बनाने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में इसका किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में मैग्नीज क्या है, अधिकांश मात्रा में मिलता है। इसको ये मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया था, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। संसाधन के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए संरक्षण कैसे हम संसाधन का कर सकते हैं, तो मानव और संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करना, ये भी सही है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि हम फिजूल संसाधनों को ऐसे ही ना फेंकें, जितना हमें चाहिए उतना ही उसका उपयोग करें। संसाधनों का विकास करना, यानी उनका डेवलपमेंट भी करें हम संसाधनों का। तो इसके लिए जो संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है वो आपके ये सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उसमें अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। यही कि उसमें सतत प्रकार से इसका किया जाए या फिर अपने इसमें संरक्षण थोड़ा सा अपने संभल के किया जाए, जैसे कि अपन पानी यूज़ करते हैं उसको वेस्ट ना करें, वो भी हमारे लिए संसाधन है। जो भी चीज़ हमारे उपयोग में आ रही है उनको हम संसाधन बोल सकते हैं। तो उसका हम जो विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें, वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती हैं। हमारी जो फ्यूचर आने वाली पीढ़ियाँ हैं या फिर हम ही आगे चल के इनका काफ़ी नुकसान देख सकेंगे, इनके लिए काफ़ी तरसेंगे। अपितु वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि इसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है कि हम तो यूज कर ही रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन हम उस हिसाब से यूज करें कि आगे वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को यूज कर ले। तो यही बोला जाता है सतत विकास या फिर सतत पोषणीय विकास ये कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देख लेते हैं, जैव विविधता से संबंधित आपका क्वेश्चन दिया गया है। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है,
तो जैव विविधता आपके जीवों के लिए सबसे ज़्यादा संबंधित है। तो इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। जैव विविधता 2 शब्दों से मेल बन के बनाया है ये। कौन सा है? बायो का अर्थ है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। साधारण शब्दों में इसको कहा जाए तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, यानी कोई क्षेत्र है जहाँ पे जो जीव स्पेसिफिक रूप से पाए जाते हैं वहाँ पे उनकी संख्या क्या है, और उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता संरक्षण जीवों के अस्तित्व के लिए कैसे हैं? अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने पर दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हम देखें तो कोई भी जीव है वो, अगर आप फूड चेन आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर एक की भी कमी आती है या फिर एक की भी अधिकता होती है पर होने पर क्या हो जाता है? असंतुलन पैदा हो जाता है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है तथा अंततोगत्वा मनुष्यों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसमें यही बोला गया है कि जैसे कि किसी में भी एक में संतुलन अगर बिगड़ा तो संतुलन सब में ही खराब होगा, ना कि एक में ही। जो नीचे लिखी चट्टानें हैं जीवाश्म नहीं पाए जाते, कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? कॉन्ग्लोमरेट में आपको जीवाश्म देखने को मिल जाएंगे, सेल में भी देखने को मिल जाएंगे, सैंडस्टोन में भी आपको बलुआ पत्थर जो है उनमें जीवाश्म देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपकी ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान है जिसमें आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है कि जो ग्रेनाइट है वो आपकी आग्नेय चट्टान है, जिसके कारण वहाँ पे इतना तप्त मैग्मा लावा होता है कि उसमें जीवाश्म के अवशेष मिल ही नहीं सकते, वो जल ही जाएंगे। ये इसमें बोला गया है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? एक आग्नेय चट्टान है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने के इस चट्टान का निर्माण होने लगा, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतु एवं वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था। इसका कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण तप्त तथा तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अतः अत्यधिक उष्णता के कारण जीवावशेष नष्ट हो जाते हैं। इस कारण आग्नेय चट्टान में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, वो जल जाते हैं। वहाँ पे कोई अवशेष उनके नहीं मिलेंगे, राख धूल कण मिल जाएंगे, उनसे करेंगे ही क्या। हिमालय के किस भाग में हम करेबा निर्माण को पाते हैं? करेबा आपको देखने को मिलेगा कश्मीर हिमालय में, सबसे ज़्यादा आपको करेबा देखने को मिल जाएगा। करेबा होता क्या है वो देख लेते हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय में हम करेबा का निर्माण पाते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। यह घाटी प्रारंभ में एक ऐसी झील थी, झील को कहा जाता था, करेबा नाम से इसको जाना जाता था। इसका निर्माण नदियों द्वारा निरंतर मलबों के निक्षेपण से हुआ। करेबा हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। जो करेबा है उसमें जाफरान यानी केसर की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपका कि केसर की खेती किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है करेबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा देश के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा केरल में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है आपको? लेटराइट मिलती है ये। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मृदाएं हैं। कैसे क्षेत्र में मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ पे क्या मौसमी वर्षा होती है। यह बहुत ही कैसी अपक्षालित मृदा है। इसका रंग कैसा होता है? लोहे के रंग, यानी कि लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ पे कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। सामान्यतः ये मृदा लोहा एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, यानी कि यहाँ पे लोहा एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल जाएगा इसी मृदा में। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जीवाश्म की यहाँ पे कमी पाई जाती है। उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू की यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के ग्रामीण आदिवासी यानी कि सामूहिक फार्म को कहते हैं। जो रूस में के जो सामूहिक फार्म होते हैं जहाँ पे सब लोग रहते हैं या फिर काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है शोभ खोज। जो रूस के ग्रामीण आदिवासी यानी सामूहिक फार्म को शोभ खोज कहा जाता है। यह किसी राज्य द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये राज्य के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट इसको नियंत्रित करती है। इस व्यवस्था में फार्म स्वयं कृषक के न होकर राज्य की संपत्ति होती है, यानी कि जो फार्म होते हैं कृषक के नहीं होते हैं बल्कि राज्य की संपत्ति होती है, जिन पर कि किसान काश्तकार के रूप में कार्य करते हैं। किसानों को उनके कार्य के अनुपात में वेतन दिया जाता है कि किस किसान ने कितना कार्य किया है उसके अनुसार में उसको वेतन दिया जाता है।
इजराइल में इस प्रकार के की जाने वाली सामूहिक कृषि को किबुत्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किबुत्स कहा जाता है। कहाँ पे? इजराइल में। और रूस में कहा जाता है क्या? सोवखोज। नाम याद रखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया आपका महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक कैसा है? महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध के निर्माण के पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती है। जो क्या है, यहाँ पे बाढ़ अधिक ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी हद तक बाढ़ आती है उड़ीसा में, जिसके कारण उड़ीसा का शोक किसको बोला जाता है? महानदी को बोला जाता है। हीराकुंड बांध जिसकी लंबाई है आपकी 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा है ये? सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड, टिकरापाड़ा तथा बैराज बांध बनाए गए हैं। और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? हीराकुंड तो बनाया ही गया है, टिकरापाड़ा और बैराज बांध ये भी किस पर बनाए गए हैं? महानदी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव भूगोल। जो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो वो किया था आपका एच.एस. बैरोज ने, या फिर बैरोज ने। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ वेलफेयर अप्रोच नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? ह्यूमन ज्योग्राफी ये लिखी थी आपकी, या फिर अ वेलफेयर अप्रोच ये लिखी थी आपकी D.M. स्मिथ ने। इसके बारे में देख लेते हैं। अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक D.M. स्मिथ ने लिखी थी। मानव भूगोल में कल्याणकारी भूगोल के विकास में D.M. स्मिथ तथा A.G. फ्रैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन विद्वानों ने मानवीय समस्या एवं संभावनाओं की व्याख्या हेतु कल्याणकारी पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को अपनाया? कल्याणकारी पद्धति को अपनाया। स्मिथ के अनुसार कल्याणकारी भूगोल कौन है, क्या प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, ये इन्होंने रखा था D.M. स्मिथ ने। कल्याणकारी भूगोल में मतलब हम क्या कैसे पहचानेंगे, तो उसमें पूछा जाता है कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, ये क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो ये बोला जाता है कल्याणकारी भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कॉलर दिए हैं आपके, यानी विद्वान दिए हैं, और उनके संबंधित जो थ्योरी दी है किसने क्या दिया था ये देख लेते हैं। तो J.B. एयरी ने दिया था आपका नया सिद्धांत दिया था, ए का हो जाएगा इसमें 4। और विलियम बेबल ने दिया था आपका प्रभावी तरंग सिद्धांत दिया था। R.A. हैरिस ने दिया था आपका, एंड आइजैक न्यूटन ने दिया था आपका इक्विलिब्रियम थ्योरी। एयरी ने दिया था आपका नैर सिद्धांत, एंड विलियम बेबल ने दिया था प्रगामी तरंग सिद्धांत हो गया, और R.A. हैरिस ने दिया था आपका स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तो ये हो गया आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। J.B. एयरी ने संबंधित सिद्धांत दिया था नहर सिद्धांत, विलियम बेबल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था, R.A. हैरिस ने दिया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत तथा आइजैक न्यूटन ने दिया था आपका संतुलन सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षावन आपका जाना जाता है प्रवाल को, इनको सामुद्रिक वर्षावन के नाम से जाना जाता है। प्रवालों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की जो संख्या है 10 लाख से अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाती है, जिनमें से केवल 10% प्रजातियां का ही अध्ययन इसमें किया गया है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। प्रवालों का निर्माण होता है 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण के बीच में प्रवालों का निर्माण होता है। ये तट के सहारे यथोचित गहराई 200 से 250 फीट, यानी कितना 200 से 250 फीट या फिर 60 से 77 मीटर के मध्य या जीवित रह सकती हैं। अगर उसके नीचे गए तो प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रकाश नहीं मिलता है। प्रवालों के विकास के लिए 20 से 21 डिग्री तापमान सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे जो लवणीय उनकी लवणता चाहिए होती है, यानी खारापन जो समुद्र में चाहिए वो आपका 27 ppm से 30 ppm के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः इसमें कौन सा जो परतदार चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टान आपको सिलिका में देखने को मिल जाएगी। सामान्यतः जो परतदार चट्टान सिलिका में पाई जाती है, ये चट्टान संगठित कर परतों में आपस में जोड़ने में मदद करती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जमाव के परतों के रूप में होता है।
धरातल का 75% भाग परतदार चट्टानों से ढका होता है। शेष 25% जो भाग है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती हैं। यद्यपि अपसादित चट्टानों का भूपटल के निर्माण में योगदान कितना है, 5% है। जबकि जो शेष जो 95% निर्माण है, निर्मित चट्टान है, वो कौन कौन सी हैं, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है, जिनका कितना भाग है, 95% है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है आपका मणिपुर हो जाएगा। आपका मणिपुर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो वो टोटल 8 राज्य हो गए आपके। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इन सब से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, बजाय किसके, मणिपुर के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके राज्य दिए गए हैं, मैप देख सकेंगे आप। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि यहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड के जो प्रकार है वहाँ पर जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर पाई जाती है आपकी BBR प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थॉर्नवेट ने बताया था। थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में BBR प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BBR प्रकार की जलवायु प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ मध्य तापीय आर्द्र जलवायु तथा सभी मौसम में क्या होती है, पर्याप्त वर्षा होती है। वर्ष भर मौसम कैसा होता है, सुहावना होता है, समशीतोष्ण बना रहता है। थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता तथा वर्षण प्रभाविता अनुपात को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान दिया था। किस किस को दिया था, तापीय दक्षता तथा वर्षण प्रभाविता को इन्होंने सबसे महत्व रखा था। ये भी पूछा जाता है आपका कि थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किसका आधार बनाया था, तो वो बनाया था आपका तापीय दक्षता रखा था और वर्षण प्रभाविता को। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका अनाईमुडी को। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीप पठार का सर्वोच्च शिखर यानी चोटी है 2695 मीटर की है। वो कौन सी आपकी अनाईमुडी हो जाएगी, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है ये आपकी, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन से घाट में है ये, पश्चिमी घाट में है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा कौन सी है, दूसरी है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंतर क्रमशः किस में अंकित किया गया था। कौन कौन से 2 राज्य हैं वो आपके, उत्तर प्रदेश सिक्किम या फिर हरियाणा या फिर नागालैंड। एंड 2 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल या फिर मिजोरम या फिर बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बिहार और अरुणाचल प्रदेश उच्चतम एवं न्यूनतम है। जो बिहार का था वो कितना था, 1106, और अरुणाचल प्रदेश का कितना रखा गया था, जनसंख्या घनत्व कितना आया था, 17 आया था। ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि हो रही है, तो वो है आपकी 10 की वृद्धि आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। कहाँ पे, नागालैंड में। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1 मिनट, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। केरल, नागालैंड में आपको सबसे कम 10 की वृद्धि दर देखने को मिलेगी। और भी देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64% है। भारत की न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हो गया आपके नागालैंड। नागालैंड में कितना हो गया, 0.6%। केरल में 4.9%। लक्षद्वीप में हो गया आपका 6.3%। अंडमान निकोबार में हो गया आपका 6.9% तथा गोवा में हो गया आपका 8.2%। ये हो गया आपकी 10 की वृद्धि दर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट। कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये पृथ्वी के अपवर्तन के प्रभाव तथा यह एक काल्पनिक बल है। ठीक है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता है। तो ये देखिए डाउटफुल यहाँ पे आ गया, घर्षण बल। घर्षण अगर आप जानते होंगे तो घर्षण का मतलब भी क्या होता है, रगड़ खाकर चलना, किसी से टकराते हुए चलना।
तो ये कोरियोलिस बल कैसा है, ये एक हवाई एक काल्पनिक है जो कि हवा के द्वारा होता है, यानी वायु की गति के समानुपातिक होता है, किसी से टकराता नहीं है। वायु आपस में ये मुड़ती है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये घूमता जाता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर्षण के लिए धरातल चाहिए जहाँ से घर्षण वो कर सके। धरातल पर जो प्रवाहित होने वाली हवाओं की दिशा तथा वायु दाब पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यह पृथ्वी पर अच्छी गति नहीं होती है जो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती हैं, परंतु पृथ्वी में अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, जिस विक्षेप को बोला जाता है कोरियोलिस बल। यह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर यह बिल्कुल शून्य होता है। इसके बाद में जब वो ध्रुवों की हो जाता है तो वह मुड़ता जाता है। कोरियोलिस बल प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायु की गति के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यह पृथ्वी के घूर्णन या अपवर्तन का प्रभाव है, पर यह एक कैसा है, काल्पनिक बल नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका एक मिनट क्वेश्चन नहीं लगाया हमने, ये इसमें ऑप्शन सी दे दिया है, लेकिन सी ही सही होगा आपका। काल्पनिक बल नहीं है, ये गलत है, लेकिन अपवर्तन का प्रभाव है, ये सही है। ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें गलत दे दिया गया है, आप जब ये लाइन पढ़ेंगे तो ये इसमें गलत दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वनों के प्रकार तथा उनके मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं आपके कांगो बेसिन में। कोणधारी वन पाए जाते हैं आपके उत्तरी कनाडा में। भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलेंगे आपको कैलिफोर्निया में, तथा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये आपको मंगोलिया में ना देख करके ये आपको देखने को मिलेंगे अपने भारत में देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना का निर्माण कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है उस पर किया गया है। इस परियोजना में से 6.7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जोग जलप्रपात का महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जो जोग जलप्रपात है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कर्नाटक के किस जिले में? शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, लेनिनग्राद पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका रूस में या फिर रशिया में। इसके बारे में देख लेते हैं। लेनिनग्राद नया नाम जो है कहाँ पे है? सेंट पीटर्सबर्ग है। इसका नया नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग है। यह रूस का सबसे बड़ा शहर है। लगभग 5.4 बिलियन निवासियों की यहाँ पे आबादी रहती है। बाल्टिक सागर फिनलैंड की खाड़ी के सिर पर यह नेवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? नेवा नदी पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन सा है? यूरोप का चौथा है ये। ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक बंदरगाह के रूप में एक संघीय शहर के रूप में शासित है। लेनिनग्राद बंदरगाह जो उत्तर पश्चिम रूस में लेनिनग्राद शहर की सेवा करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। यह एजेंसी सेंट पीटर्सबर्ग के बंदरगाह और रूसी संघ की जिम्मेदारी के निर्दिष्ट क्षेत्रों में वाणिज्यिक देखरेख करती है। तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट भी करें। और भी हम आज हो गए आपके 63 क्वेश्चन। इसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।